हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे ही होंगे। माई सेल्फ दिवाकर समाधिया एंड आई अगेन वेलकम यू ऑन IGSS डिजिटल। जैसा कि हमको पता है बेटा, पहले जो अपना एक्सपेरिमेंट की वीडियो है उस पर आ चुकी है चैनल पे, गो एंड चेक दिस आउट। और हमें पता था, हमने बोला था आपको पहले ही कि हम डेली लाइफ से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट उस पर लेके आएंगे। तो जैसा कमिट किया था ऐसा ही स्टार्ट हो गई है वो सीरीज़। उस पर कंटिन्यू आपके लिए हम एक्सपेरिमेंट या आपके टॉपिक से रिलेटेड या डेली लाइफ से रिलेटेड हम उस पर लाते रहेंगे। तो आप उस पर सेम प्यार बनाए रखिएगा। और जो फिज़िक्स का कमेंट आया था कि फ़िज़िक्स की क्लास कब से स्टार्ट हो रही है, तो जल्दी ही आपको फिज़िक्स की क्लास मिलेगी इस चैनल पे बच्चों। बहुत जल्दी आपको ये क्लास मिलने वाली है। उसके बाद में हम उस सीरीज़ को भी स्टार्ट कर देंगे, फिज़िक्स वाली सीरीज़ को। अब जो आज मेरा जो क्लास रहेगा वो रहेगा केमिस्ट्री का। और केमिस्ट्री में भी आई वुड से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी जो टॉपिक है वो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए मैंने उसको लिया है। और उस टॉपिक का पहले नाम हम उसको हेडिंग डाल देते हैं, दैट इज़ केमिकल बॉन्डिंग। दैट इज़ केमिकल बॉन्डिंग। अब मैंने आज आपको दिख रहा होगा शाइनिंग बहुत अच्छी है मार्कर की, बिकॉज हमने मार्कर चेंज कर लिया है आपके लिए। हमें कमेंट आया था कि विजिबिलिटी नहीं है उतनी, तो अब आपको बहुत अच्छी विजिबिलिटी मिलेगी इन मार्कर से। तो अब केमिकल बॉन्डिंग, अब पॉइंट ये आता है कि मैंने केमिकल बॉन्डिंग क्यों लिया। ठीक है, मैं चाहता तो मोल कॉन्सेप्ट से स्टार्ट कर सकता था 11th का बेसिक, या फिर किसी और चैप्टर से, लेकिन केमिकल बॉन्डिंग से क्यों किया, क्योंकि ये जो सिग्मा पाई बॉन्ड है ना बेटा, ये आपको इनऑर्गेनिक में ही नहीं ऑर्गेनिक तक परेशान करेंगे। और जहाँ जहाँ इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक है तो केमिस्ट्री रहेगी, वहाँ वहाँ आपको ये सारे बॉन्ड्स दिखा करेंगे। और ये बॉन्ड जेम्स बॉन्ड वाले नहीं हैं, ये उससे टफ़ हैं। ठीक है, तो ये जेम्स बॉन्ड से भी टफ़ चीज़ आपको पहले ही क्लियर हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, इसलिए मैंने केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक लिया है। और दिस इज़ द मोस्ट एडवांस एंड द बेसिक टॉपिक ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और एडवांस इतना बड़ा टॉपिक है ये, अगर देखा जाए कि इसके 1.5 घंटे के IIT एडवांस में ऑलमोस्ट 40 लेक्चर्स होते हैं, मतलब 1 महीने का ये पूरा टॉपिक है। इतनी सारी इसमें थ्योरीज़ हैं, लेकिन हम इसको 11th-12th के हिसाब से, ठीक है, इसको उतना शॉर्ट एंड स्वीट करके चलेंगे कि आपकी कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और उतना एडवांस तक हम नहीं जाएंगे। अगर आपको चाहिए कि हाँ इतना समझ में आ गया तो हम एडवांस तक इसको ले जाएंगे। ठीक है, फिलहाल जो टॉपिक से रिलेटेड आपके है उस अकॉर्डिंगली चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग। अब पॉइंट आता है कि केमिकल बॉन्डिंग क्या है। ठीक है, अच्छा पॉइंट तो क्या नहीं, 4 पॉइंट आते हैं। आपको पॉइंट एक याद नहीं रखना है, आपको पॉइंट रखने हैं 4 किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले। ठीक है, किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले साइंस में स्पेशली, और स्पेशली इस टॉपिक में तो सबसे ज़्यादा ये चीज़ है कि आप 4 पॉइंट ज़रूर याद रखिए। व्हाट, मैंने पहले जब यहाँ क्लास ली है इंदिरा गांधी स्कूल में, तो मैंने उस बच्चों को भी बताया था कि ये जो पॉइंट्स हैं आपको ज़रूर हर टॉपिक पे पूछने हैं। व्हाट, व्हाई, व्हेन एंड हाउ। क्या होता है केमिकल बॉन्डिंग, क्यों पढ़ रहे हैं उसको, कब वो काम आएगा और कैसे वो होता है। ठीक है, व्हाट, व्हाई, व्हेन एंड हाउ। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ केमिकल बॉन्डिंग। किसी भी टॉपिक के लिए आप ये 4 टर्म जरूर यूज़ करिएगा, इससे आपका 90% टॉपिक तो क्लियर होगा ही ऑलमोस्ट। व्हाट इज़ केमिकल बॉन्डिंग। अच्छा, केमिकल बॉन्डिंग तो जैसे पता है नाम में क्लियर है, बॉन्डिंग, कुछ ना कुछ बॉन्डिंग हो रही होगी। और इस टॉपिक में तो स्पेशली आपको नेचर से में जो जो हो रहा है हम वो देखेंगे। और नेचर में हम भी आते हैं, हम खुद एटम से बने हुए हैं, तो एटम जो बिहेव करेगा सेम टू सेम जैसे हम बिहेव करते हैं, ऑलमोस्ट ऐसा कुछ बिहेव करेगा एटम भी। तो आपको हमसे मतलब ह्यूमन से कनेक्ट करके रखना है एटम को, ज़्यादा से अच्छा क्लियर होगा आप पे टॉपिक। क्योंकि हम जो रिएक्ट करेंगे, जैसे हम अपने नेचर में डेली लाइफ में रिएक्ट करते रहते हैं, ऐसा ही एटम भी कुछ करता रहता है। कैसे, बॉन्डिंग हमारी भी जैसे किसी से ना किसी के साथ बॉन्डिंग रहती है लाइफ में, जैसे आपके कोई फ्रेंड हुए या फिर, समझ रहे हो आप, तो फ्रेंड से आपकी जो बॉन्डिंग है वो क्या रहेगी कि केमिकल टर्म तो नहीं यूज़ कर सकते उसके लिए, लेकिन एटम में वो केमिकल बॉन्डिंग हो जाएगी। क्यों से, जैसे हाइड्रोजन है बेटा, तो हाइड्रोजन H2, हाइड्रोजन H की फॉर्म में आपको नहीं मिलेगा नेचर में, ये H2 की फॉर्म में मिलता है। हाइड्रोजन का H से H2 में जाना, एटम से मॉलिक्यूल का बनना, मॉलिक्यूल कैसे बना, H,
एटम से मॉलिक्यूल का बनना, दैट इज़ केमिकल बॉन्डिंग। यहाँ कुछ ना कुछ बॉन्डिंग इन दोनों हाइड्रोजन के बीच में हुई है, तब जाके H2 बना है, अदरवाइज़ नहीं बनता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी एटम का किसी दूसरे एटम के साथ किसी भी अट्रैक्शन से, किसी बॉन्ड से जुड़ जाना केमिकल बॉन्डिंग होता है। क्या होता है? किसी भी एटम का किसी दूसरे एटम के साथ, ज़रूरी नहीं है सेम हो, डिफरेंट भी हो सकता है। जैसे हमारे साथ तो दोस्ती करते ही हैं ऑलमोस्ट, मतलब हमसे तो प्यार होता ही है, हमारे अलावा दूसरे लोगों से भी हमारा प्यार होता है। तो हमारी बॉन्डिंग जैसे दूसरे के साथ होती है, ऐसे ही एटम भी सेम या डिफरेंट के साथ में कनेक्ट होते रहते हैं। तो हाइड्रोजन एटम ने अपने दूसरे हाइड्रोजन के साथ में कनेक्ट करके H2 बना लिया, दैट इज़ केमिकल बॉन्डिंग। ऐसे ही नाइट्रोजन का N2 बनाना, दैट इज़ केमिकल बॉन्डिंग। O का O2 बनाना, दैट इज़ केमिकल बॉन्डिंग। तो एक टर्म अगर मैं बोलूँ कि केमिकल बॉन्डिंग क्या है, तो इस साइड लिखते हैं अपन, केमिकल बॉन्डिंग इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये टर्म आप याद रखिएगा, इसको मैं कैपिटल में लिख रहा हूँ, अट्रैक्शन। ठीक है, जहाँ जहाँ पे अट्रैक्शन ज़्यादा है, रिपल्शन से आकर्षण ज़्यादा रहेगा, वहाँ बॉन्डिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो दैट इज़ व्हाट इज़ केमिकल बॉन्डिंग, दैट इज़ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू और मोर एटम्स टू कनेक्ट देमसेल्फ विद ईच अदर। ठीक है, दोनों एटम को आपस में जो बनाए रखने के लिए उनके दोनों के बीच का आकर्षण बल होता है, जो ज़रूरी नहीं है। एक पॉइंट और बता दूं, ज़रूरी नहीं है कि ये जो लाइन बीच में खिंच रही है बॉन्ड, ये जेम्स बॉन्ड आपको हर जगह दिखे। बॉन्ड जी गायब भी हो सकते हैं, आपको ज़रूरी नहीं है कि बॉन्ड दिखे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही हो सकता है। कई बार ऐसा होगा कि बॉन्ड नहीं है फिर भी वो कनेक्ट होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो बॉन्ड से ही जुड़े रहेंगे। इसलिए मैंने टर्म यूज करी है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब वो बॉन्ड के थ्रू हो सकता है, विदाउट बॉन्ड भी हो सकता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू और मोर एटम्स टू कनेक्ट देमसेल्फ, दैट इज़ केमिकल बॉन्डिंग। तो अब आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा व्हाट इज़ केमिकल बॉन्डिंग। तो ये होता है केमिकल बॉन्डिंग। अब ये से मैंने बताया था कि इनकी बॉन्डिंग है दूसरे लोगों के साथ में, जैसे O ने O2 बनाया, N ने N2 बनाया, तो हमारी भी होती है। लेकिन हमारे नेचर में, हमारे ह्यूमन नेचर में क्या होता है कि हमारी किसी के साथ साधु संत जो होते हैं वो किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं बनाते। ठीक है, वो अपना सेपरेट रहते हैं। तो सेम ऐसा N एलिमेंट्स में भी आपको मिलेगा। कुछ ऐसे गैसेज मिलेंगे आपको पीरियोडिक टेबल में जो खुद के साथ वो बहुत ही कम रिएक्टिव होती हैं किसी और के साथ, वो अकेले ही रहते हैं एटॉमिक फॉर्म में। ये मॉलिक्यूलर फॉर्म है, ये एटॉमिक है, तो वो एटॉमिक फॉर्म में ही मिलेंगे। जैसे कि साधु संत लोग वो अकेले रहते हैं, वो भी अकेली रहती हैं गैसेस। तो जैसा कि अपन वेव कर रहे हैं, मैंने बताया था, ऐसा ये ही करेंगे। वो हम पढ़ेंगे वाई, उस टॉपिक में पढ़ेंगे कि वो क्यों ऐसा होता है। तो वाई पे आते हैं। वाई केमिकल बॉन्डिंग हैपन्स। ऐसा क्या हुआ कि हाइड्रोजन को ज़रूरत पड़ गई H2 बनाने की। हाइड्रोजन को अकेला क्या प्रॉब्लम थी नेचर में? ऐसा क्या था कि हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में मिलता है, नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में मिलता है, हीलियम लेकिन अकेला मिल जाता है। H तो H2 की फॉर्म बना लेगा, लेकिन हीलियम अकेला मिलेगा, नियॉन अकेला मिल जाएगा, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। मैंने लिख ही दिए, चलो वो साधु संत हैं। ये जो मैंने साधु संत की बात करी थी ना बेटा, तो ये हैं पीरियोडिक टेबल के साधु संत, केमिस्ट्री के साधु संत हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। हीना और करीना जीती रहो, दैट इज़ माई ट्रिक। आप कुछ भी बना सकते हो। इसको बोलते हैं केमिस्ट्री में नोबेल गैसेस। ठीक है, तो ऐसा क्या है कि ये नोबेल गैसेस जो हैं सारी, ये तो एटॉमिक फॉर्म में स्टेबल हैं, लेकिन हाइड्रोजन अकेला नहीं मिलता, ये H2 की फॉर्म में स्टेबल है। ऐसा कुछ तो रीज़न रहा होगा। तो क्यों केमिकल बॉन्डिंग करते हैं और क्यों नहीं करते हैं, दोनों ही पढ़ना जरूरी है। करते क्यों हैं और नहीं करते हैं क्यों, दोनों का रीज़न। तो हाइड्रोजन में देखिएगा बेटा, हुआ क्या था कि हाइड्रोजन अकेला, इसकी जो एनर्जी हमने देखी थी, हाइड्रोजन की जो एनर्जी थी अकेले एटॉमिक फॉर्म में, वो बहुत ज़्यादा थी कंपेयर टू H2। ठीक है, इसका मतलब क्या था कि हाइड्रोजन की स्टेबिलिटी, एक टर्म आती है स्टेबिलिटी करके, इस क्यों का रीज़न ही ये है। जैसे कि हमें दूसरे के साथ बॉन्डिंग करने के बाद में क्या होता है, कुछ ना कुछ लाइफ में स्टेबिलिटी मिलती ही है। दूसरे के साथ में प्रॉब्लम शेयर करके या फिर कुछ भी आप उसके साथ में डाउट प्रॉब्लम शेयर कर रहे हो, फ्रेंड्स बनाने के बाद कुछ स्टेबिलिटी मिलती है ना। सेम इनको एटम में भी ऐसा होता है कि वो जब स्टेबिलिटी गेन करते हैं दूसरे के साथ बॉन्डिंग करके, तो उनको भी अच्छा ही फील होता है बॉन्डिंग बनाने के बाद। जैसे आपको अच्छा फील होता है, ऐसे ही एटम्स को अच्छा फील होता है। अब स्टेबिलिटी क्या है, इसके जो टर्म है ना, वो याद रखनी है आपको। स्टेबिलिटी एक तो एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। स्टेबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एनर्जी एंड स्टेबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रिपल्शन। जिन भी एटम के बीच में रिपल्शन ज़्यादा होगा
उनकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। ये रिलेशन आपको समझ में आते ही होंगे, स्टेबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1/रिपल्शन। ये रिलेशन आप याद रखना, जहाँ जहाँ एनर्जी ज़्यादा होगी वहाँ वहाँ स्टेबिलिटी कम होगी, जहाँ जहाँ रिपल्शन ज़्यादा होगा वहाँ वहाँ स्टेबिलिटी कम होगी। तो स्टेबिलिटी इसका रीज़न है, क्यों करते हैं केमिकल बॉन्डिंग? बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी, टू गेन स्टेबिलिटी और टू रिमेन स्टेबल। एंड व्हाट इज द रिलेशन ऑफ स्टेबिलिटी विद एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू 1/एनर्जी एंड प्रोपोर्शनल टू 1/रिपल्शन। जहाँ जहाँ एनर्जी ज़्यादा वहाँ वहाँ स्टेबिलिटी कम। तो हमने देखा था कि नेचर में हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में स्टेबल नहीं था क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन H2 स्टेबल था क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत कम थी। अब ये भी कैसे पता लगेगा कि इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी या कम होगी, या ये स्टेबल है या नहीं? तो ये अपन देख के तो बता नहीं सकते कि इसकी एनर्जी क्या है या ये स्टेबल है या नहीं। मुझे क्या पता हाइड्रोजन स्टेबल है या H2 स्टेबल है? तो इसके लिए देखा क्या गया था कि ये जो संत महात्मा थे ना, ये जो अपने एटॉमिक फॉर्म में स्टेबल हैं, ठीक है, इनको देखा गया था कि नेचर में ये अपने एटॉमिक फॉर्म में ही स्टेबल हैं। और देखा क्या गया बच्चों कि ये जो नोबेल गैसेज हैं, हीलियम को छोड़ दिया जाए, इसको क्रॉस कर रहा हूँ मैं, बाकी में क्या रहा कि इनका जो बैलेंस सेल था, इनका जो सबसे बैलेंस सेल जो बाहर, जैसे ये एटम है, इसमें 2-3 मैंने शेल बना दी, तो जैसे इस शेल में जो बाहर सबसे आउटर सेल होती है, उसमें इन सब इनके 2 और 2 4 5 जो ये गैसेज है ना, इनके बैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मिले थे बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन मिले थे इनके सारे के बैलेंस शेल में। तो साइंटिस्टों ने देखा कि यार नेचर में ये स्टेबल भी हैं सारे अपने आप ऑटोमेटिकली। एक बात याद रखना, नेचर ने ही रूल्स बनाए हैं, हमने रूल्स नहीं बनाए, हमने देख के उनको रूल्स बनाए हैं, ना कि नेचर से हमने नेचर को नहीं बताया, नेचर ने हमको बताया है कि कैसे क्या की चीज़ डील करनी है। अब ये नेचर में हमें स्टेबल मिले, फिर हमने इनको चेक किया, तभी तो एक्सेप्शन आते हैं। हम समझ लेते हैं कि हमारे रूल अच्छे हैं, हमारे रूल सही हैं, लेकिन बात तो नेचर की सही है ना, वो तो सब नेचर में रहा है, तो हमारे रूल तो नेचर के अकॉर्डिंग बने हैं। तो अब हमने देखा कि नेचर में ये स्टेबल हैं और इनके बीच में 8 इलेक्ट्रॉन हैं बैलेंस शेल में। तो हमने ये सोच लिया था कि यार सबके एक काम करो, नियरेस्ट नोबेल गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन कर दो, नोबेल गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन कर दो सबका, वो भी स्टेबल हो जाएंगे। इनके में 8 हैं, तो हाइड्रोजन के नियरेस्ट हीलियम है। हीलियम एक ऐसा है जिसके में 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं और ये 2 में भी स्टेबल है। तो हीलियम का याद रखना, ये 2 में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं इसके बैलेंस शेल में, लेकिन ये स्टेबल है, और बाकी के सब में 8 होते हैं, इसलिए ये स्टेबल है। तो हाइड्रोजन की नियरेस्ट हीलियम गैस आती है, तो उसको तो चाहिए थे 2 इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन ने एक और H2 को बना बॉन्डिंग करने के बाद H और H करके 1 और 1 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए इन्होंने शेयर करके, इसलिए तो ये हो गया स्टेबल H2। ठीक है, तो H2 की कहानी तो यहाँ ख़त्म कि हाइड्रोजन ने H2 क्यों बनाया, क्योंकि वो हीलियम जैसा कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लिया उसने, और हीलियम जैसा करने के बाद क्या हुआ कि वो स्टेबल हो गया, क्योंकि वो नेचर में हीलियम स्टेबल था। नियॉन और इन सब के 8 हैं। तो एक साइंटिस्ट था 1916 में, 1916 के अराउंड एक साइंटिस्ट था लुइस करके। तो लुइस ने ये चीज़ देखी थी कि नोबेल गैसेस 8 इलेक्ट्रॉन पर स्टेबल होती हैं, तो मैं किसी भी एटम की बॉन्डिंग करा दूँ दूसरे एटम के साथ, और उसके बैलेंस शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन कर दूँ विद केमिकल, कैसे भी बॉन्ड हो सकता है, वो आयनिक हो सकता है या इलेक्ट्रॉन दे के इलेक्ट्रॉन लेके शेयर करके, कैसे भी करके अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं उसकी बैलेंस शेल में, तो वो स्टेबल होता है। और 8 इलेक्ट्रॉनों को बोला जाता है, 8 को बोला जाता है ऑक्टेट। और लुइस ने ये चीज़ देखी थी, तो इसको बोल दिया लुइस ऑक्टेट रूल। उसका ये रूल था कि किसी भी एटम के अगर बैलेंस शेल में बॉन्डिंग के बाद 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो वो मॉलिक्यूल स्टेबल माना जाएगा, वो एटम स्टेबल वहाँ पे हो जाएगा, स्टेबल फॉर्म में पहुँच जाएगा, क्योंकि नोबेल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो जाता है और वो स्टेबिलिटी गेन कर लेता है। तो स्टेबिलिटी जैसी गेन हुई, एनर्जी इसकी कम हो जाती है और रिपल्शन तो ऑटोमेटिकली कम होगा ही, क्योंकि वो पास आ रखे हैं। तो ये था वाई केमिकल बॉन्डिंग हैपन्स बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है, और ये आपकी नोबेल, मैं खुद कंफ्यूज हो गया कौन सा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट आ रहा है व्हेन, कब होती है। तो मैंने आपको ये लिख रखी है एक टर्म, अट्रैक्शन। जब एटम के बीच में अट्रैक्शन होगा। अच्छा, आप फिर मैंने बोला था कि खुद से रिलेट कीजिए, तो आप अपने आप से रिलेट कर लीजिए। हमारा अट्रैक्शन सबके साथ होता है क्या? नहीं होता। स्टार्टिंग में हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं वो उन्हीं के साथ हमारा अट्रैक्शन होता है, जिनको हम कहीं ना कहीं लाइक करते हैं, जिनकी बॉन्डिंग हमारे साथ अच्छी है, उन्हीं के साथ तो हमारे अट्रैक्शन होता है। तो केमिकल एटम में भी सेम ऐसा ही है, जैसा कि ह्यूमन वेव करेंगे, मैंने बोला था ऐसा ही एटम करेंगे। तो व्हेन केमिकल बॉन्डिंग हैपन्स, व्हेन, जब अट्रैक्शन की वैल्यू किन्हीं 2 एटम के बीच में अट्रैक्शन की वैल्यू रिपल्शन से ज़्यादा है। अगर उनके बीच का अट्रैक्शन ज़्यादा है रिपल्शन से, तो केमिकल बॉन्डिंग होगी सर। अगर रिपल्शन ही उनका बहुत ज़्यादा है आपस में और अट्रैक्शन हो ही नहीं रहा है उनमें, अगर वो पास आने के लिए अट्रैक्ट ही नहीं हो रहे हैं, तो वो बॉन्डिंग होगी कहाँ से?
ठीक है। तो कब होगी? जब अट्रैक्शन की वैल्यू रिपल्शन से ज़्यादा होगी। अट्रैक्शन शुड बी ग्रेटर देन रिपल्शन। टेढ़ा चला गया है, आप टेढ़ा पढ़ लीजिएगा। अट्रैक्शन शुड बी ग्रेटर देन रिपल्शन, क्योंकि उनको पास आने के लिए अट्रैक्शन तो होना ज़रूरी है। अगर अट्रैक्शन ही नहीं हुआ तो होगी कैसे? ठीक है। तो कैसे होती है या कब होती है? जब अट्रैक्शन की वैल्यू दो एटम के बीच में रिपल्शन से ज़्यादा होती है, तब वो बॉन्डिंग हो जाती है। ठीक है। और आपको पता है अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो रिपल्शन कम होगा, रिपल्शन कम होगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो इस रिलेशन से ये भी यहाँ पे भी कंफर्म हो रहा है, अट्रैक्शन ज़्यादा चाहिए, रिपल्शन कम हो जाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये भी आपने देख लिया कि कब होता है, जब उन दोनों के बीच का अट्रैक्शन ज़्यादा हो। अब पढ़ते हैं हाउ, और ये एक बहुत अच्छा सा टॉपिक है हाउ। केमिकल बॉन्डिंग वेपन्स, ये ट्रिकी है थोड़ा सा, और इसको पढ़ाने में मुझे भी मज़ा आएगा, तो आप इसको समझिएगा, ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है। हाउ केमिकल बॉन्डिंग हैपन्स। ठीक है, इसको अब अच्छे से पढ़ते हैं, मार्कर भी चेंज कर लेते हैं इसी की वजह से। ठीक है, हाउ केमिकल बॉन्डिंग हैपन्स। तो अब मैंने देख लिया था कि यार कैसे होती है केमिकल बॉन्डिंग, क्या क्यों कब तो हमने पढ़ लिया, होती कैसे है। जैसे कि मैंने कोई एक मान लिया एक एटम है ये, ठीक है, इसकी बाहर में जो वैलेंस शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं और यहाँ पॉजिटिव चार्ज पे इसका न्यूक्लियस है। ठीक है, इसको मैंने मान लिया था ए एटम, और एक एटम है बी। ठीक है, इसके भी बाहर में वही प्लस, बीच में तो न्यूक्लियस है जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि प्रोटॉन होते हैं, और बाहर इलेक्ट्रॉन इसके चक्कर लगा रहे हैं। इन दो एटम के बीच की मेरे को बॉन्डिंग करानी है, इन दोनों को पास लेके आना है, तभी तो बॉन्डिंग होगी। कैसे होती है वो समझा रहा हूँ मैं। तो ए एटम और एक बी एटम, इन दोनों को पास लाना है। ठीक है, इनकी बॉन्डिंग कराने के लिए। तो पास लाने के लिए कब होगी? जब मैंने बताया था अट्रैक्शन होना चाहिए, रिपल्शन से ज़्यादा अट्रैक्शन होना चाहिए, तभी होगी। तो अब यहाँ ये देखिए कि आप टर्म देखिए कौन कौन सी अट्रैक्शन की टर्म है और कौन कौन सी रिपल्शन की टर्म है। ए का जो न्यूक्लियस है और बी का जो न्यूक्लियस है, इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में क्या होगा? क्योंकि दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं, तो सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, सेम चार्जेस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो यहाँ पे होगा रिपल्शन, है ना। क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, इन दोनों का न्यूक्लियस रिपल्शन होगा। इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन हैं दोनों के, तो इन इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में भी रिपल्शन होगा। दो टर्म तो हो गई रिपल्शन की। ठीक है, हमको चाहिए अट्रैक्शन। तो अब समझते हैं कि अट्रैक्शन की टर्म कहाँ है। ठीक है, अच्छा वो भी रब कर दिया, यहाँ तक तो दिख ही रहा होगा। रिपल्शन की टर्म देखते हैं, इस साइड में आ जाइए। ये तो हो गई रिपल्शन की टर्म, तो हो गई। अब देखते हैं अट्रैक्शन कहाँ कहाँ है, या मैं यहाँ बता देता हूँ। इस पॉजिटिव चार्ज में न्यूक्लियस के और इसके इलेक्ट्रॉन में, इसको कोई दूसरे मार्कर से लिखते हैं। इसका तो पॉजिटिव, इसका तो न्यूक्लियस का पॉजिटिव और इसका इलेक्ट्रॉन, ये जो है इनमें क्या होगा? अट्रैक्शन। क्योंकि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होता है? अट्रैक्शन। और ऐसे ही सेम इसका न्यूक्लियस और इसके इलेक्ट्रॉन, मैं यहाँ से लूँ इसके इलेक्ट्रॉन और इसका न्यूक्लियस, यहाँ पे भी क्या होगा? अट्रैक्शन। तो दो टर्म तो रिपल्शन की हो गई, दो टर्म ही अट्रैक्शन की हो गई। तो इनका अट्रैक्शन ज़्यादा होना चाहिए रिपल्शन से, तभी ये पास आ सकते हैं। ठीक है, तो एक टाइम पे हमने मान लिया कि इनका अट्रैक्शन ज़्यादा था, तभी ये पास आए होंगे। क्योंकि नेचर में अगर बॉन्डिंग हुई है, H2 मिला है, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन पास तो आए हैं, इसका मतलब उनका अट्रैक्शन ज़्यादा हुआ है रिपल्शन से कहीं ना कहीं। और एक लिमिट, अब अच्छा रिपल्शन अट्रैक्शन से ज़्यादा है, तो अट्रैक्शन रिपल्शन से ज़्यादा है, तो मान लिया। अब ये देखते हैं कि क्या हमेशा ज़्यादा रहेगा या कोई ऐसा पॉइंट भी रहेगा जहाँ रिपल्शन बढ़ जाएगा। जैसे कि मैंने मान लिया दो एटम दोनों 5-5 मीटर की डिस्टेंस पे हैं। ठीक है, मैंने मान लिया कि ये पहले ए और बी, ये तो ए था, ये बी है, ये 5 मीटर की डिस्टेंस है इन दोनों की। ठीक है, हाइड्रोजन ही मान लो इनको तुम, ये हाइड्रोजन पहला, ये हाइड्रोजन दूसरा। अब मैं इन हाइड्रोजन को एक को यहाँ ले आया और एक को ले आया यहाँ पे, इसको मैं पास ले आया, अट्रैक्शन हो गया था इनमें। नेचर ने हमें बताया था कि एक अट्रैक्शन होकर पास आए हैं, तो ये हाइड्रोजन यहाँ आ गया, ये हाइड्रोजन यहाँ आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे 3 मीटर पे आ गए। क्या मैं इस दूरी को ऐसे लिख सकता हूँ क्या? ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन यहाँ पे एक भी बिल्कुल आपस में चिपक सकते हैं क्या? मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये तीनों केस पॉसिबल हैं क्या? आर दीज 3 केसेस आर पॉसिबल और नॉट? 5 मीटर, 3 मीटर और 0 मीटर। 0 मीटर या बहुत ही पास। तो देखिए 5 मीटर से 3 मीटर तक तो आ सकते हैं, लेकिन 0 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जब ये बिल्कुल पास आ जाएंगे दोनों एटम, तो एक पास देखिए, एक चीज़ देखिएगा कि इन दोनों का जो न्यूक्लियस है पॉजिटिव पॉजिटिव, इनके बीच का जो पॉजिटिव चार्ज है, तो क्योंकि हाईएस्ट पॉजिटिव चार्ज रखता है न्यूक्लियस,
तो अब इनका एक लिमिट दूरी तक पास आ जाएंगे, जैसे यहाँ आ गए। ज़्यादा पास जैसे ही इससे और लाओगे तो न्यूक्लियस का जो रिपल्शन है, इनका जो रिपल्शन है ये वाली टर्म, इनका इतना ज़्यादा रिपल्शन हो जाएगा कि तुम इससे ज़्यादा और पास लाओगे एक लिमिट दूरी से, लिमिट डिस्टेंस से ज़्यादा पास ले आए आप उसको, तो ये बॉन्ड ही टूट जाएगा, क्योंकि रिपल्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, उसको दूर फेंक देगा। जैसा कि आप अब इसको विद एनिमेशन देखते हैं, आप एनिमेशन में देख सकते हो क्या हो रहा है कि दो एटम है जो स्काई ब्लू कलर में आपको दिख रहा होगा, स्काई ब्लू कलर में है, और बीच में एक छोटा सा पॉइंट है रेड कलर का, जो कि है न्यूक्लियस इन दोनों का। ये दोनों एटम आपस में एक दूसरे के पास आ रहे हैं स्लोली, ठीक है, आपस में पास आ रहे हैं क्योंकि अट्रैक्शन हो रहा है। लेकिन आप थोड़ी देर बाद देखिएगा कि एक लिमिट दूरी के बाद में इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रहेगी। दोनों रेड जो डॉट है ना, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रहेंगे, जो रेड कलर की लाइन से शो हो रहा होगा। उस रेड कलर की लाइन को ही, जो पर्टिकुलर वो डिस्टेंस है, उस रेड कलर की लाइन को बोला जाता है बॉन्ड लेंथ। क्योंकि इससे पास उसको लाया जाएगा तो वो अब देखिए रिपेल होते जाते हैं। क्योंकि वो रिपेल क्यों होंगे? क्योंकि अब उनका न्यूक्लियस का जो रिपल्सन है वो बढ़ जाएगा, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है, तो अब इसको ज़्यादा पास लाओगे तो बॉन्ड ही ब्रेक हो जाएगा, ये दूर भागने लगेंगे एक दूसरे से। तो वो जो लिमिटेड जो एक दूरी है ना, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन टू एटम, तो उसको बोला जाता है बॉन्ड लेंथ। अब आ जाइए यहाँ पे दोबारा, बॉन्ड लेंथ इसको बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ बोला जाता है, भाई क्या है, उल्टा चला रहा हूँ मैं ये हो गया ये, और ये हो गया ये, हाइड्रोजन, ये लिमिट जो दूरी है दोनों के बीच की, एक इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है दोनों के न्यूक्लियस से। सॉरी, यहाँ से लो इसको, यहाँ की बजाय इसको यहाँ से लो, ठीक है। इनके न्यूक्लियस से एक जो डिस्टेंस होती है, लिमिटेड डिस्टेंस या मिनिमम डिस्टेंस, न्यूक्लियस से अगर मापें तो इसको बोला जाता है बॉन्ड लेंथ। इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू एटम्स इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। क्यों बॉन्ड लेंथ? क्योंकि इससे ज़्यादा पास लाओगे तो इस बॉन्ड ही टूट जाएगा, तो बॉन्ड बचा ही नहीं, तो बॉन्ड यहीं तक बन रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है बॉन्ड लेंथ। इस लिमिट से ज़्यादा पास ले आए तो टूट जाएगा, तो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम्स इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। तो कैसे होती है आपको समझ में आया होगा टर्म देख के कि अट्रैक्शन रिपल्शन कैसे कैसे हो रहे हैं। यहाँ पे अट्रैक्शन ज़्यादा हुआ, थोड़ा देर पास आए, जैसे ही न्यूक्लियस ज़्यादा पास आए, उसके बाद में उसमें पास लाना नहीं पॉसिबल है, तो वो एक डिस्टेंस के बाद में रुक जाएगा, उस डिस्टेंस को बोला जाता है बॉन्ड लेंथ, ठीक है। अब पॉइंट आता है, इनको एक ग्राफ से देखते हैं, ये लास्ट है, उसके बाद में फिर नेक्स्ट में देखते हैं अपन। आ जाइए बच्चों, ग्राफ क्या है, ग्राफ का देखते हैं। मैंने मान लिया आर, अगर दो एटम है ना, ये इन दो एटमों के बीच की डिस्टेंस को मैंने मान लिया आर, ठीक है। आर डिस्टेंस पे हैं दोनों एटम, ठीक है। तो इसको मैंने एक्स एक्सिस पे ले लिया आर को, और एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, जो कि स्टेबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इस एनर्जी को मैंने ले लिया वाई एक्सिस पे। अब ध्यान रखिएगा, स्टेबिलिटी कब कब तो डाउन जाएगी और कब कब इंक्रीज होगी, ये आपको देखनी है। अट्रैक्शन होगा तो इंक्रीज होगी स्टेबिलिटी, जैसे ही रिपल्शन होगा तो स्टेबिलिटी घट जाएगी रिपल्शन होने पे, और एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि एनर्जी का उल्टा टर्म है। तो जैसे मैंने मान लिया कि ये स्टार्टिंग में आर इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे थे, अनंत दूरी पे थे दोनों, तो वहाँ पे इनका ना अट्रैक्शन है ना रिपल्शन, एक दूसरे एक इक्विलिब्रियम स्टेट पे बैठे हुए हैं वो आराम से, ठीक है। तो वहाँ पे एनर्जी इसकी ज़ीरो मान ली मैंने, ठीक है, वो एनर्जी नहीं थी। फिर धीरे धीरे वो पास आने लगे, आर की वैल्यू इधर कम हो रही है, इस साइड ला रहा हूँ मैं ग्राफ को, क्योंकि एक्स एक्सिस पे है आर, तो वे धीरे धीरे पास आने लगे, एक लिमिट दूरी तक पास आए, फिर जैसे ही और पास आए एनर्जी बढ़ गई। अब ये क्या कर दिया मैंने, ये समझाता है अपन। आर इज इक्वल टू इनफाइनाइट, जैसे मैंने मान लिया आर इज इक्वल टू 10, मैंने अभी बताया था कि 5 मीटर 3 मीटर, तो अगर 10 मीटर है, यहाँ पे 5, यहाँ पे अगर 3 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0। तो जब इनफाइनाइट पे था तो एनर्जी की वैल्यू थी 0, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी वाई एक्सिस पे है, यहाँ पे नेगेटिव होता है वाई एक्सिस पे, इधर ऊपर की साइड पॉजिटिव होता है, आपको पता है। तो अब पोटेंशियल एनर्जी पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे इस ग्राफ की वैल्यू क्या है, 0, क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे थे, आर इज इक्वल टू इनफाइनाइट था यहाँ पे। जैसे ही मैं इसको पास लेता जा रहा हूँ, क्योंकि अट्रैक्शन हो रहा है तो एनर्जी की वैल्यू घटेगी, क्योंकि वही एनर्जी तो रिपल्शन के प्रोपोर्शनल होती है। अट्रैक्शन हो रहा है तो स्टेबिलिटी बढ़ रही है, तो ये डाउन जाएगा। एक लिमिट दूरी जो मैंने 3 मीटर बताई थी अभी, इस लिमिट दूरी तक, यहाँ तक हम इनको पास लाए, तब तक तो अट्रैक्शन हुआ। अब इस 3 मीटर से अगर मैं और पास लेके आता हूँ
तो मैंने बताया था कि न्यूक्लियस के बीच का रिपल्शन आ जाएगा, तो फिर एनर्जी की वैल्यू बढ़ जाएगी और स्टेबिलिटी घटने लग जाएगी। स्टेबिलिटी घटेगी, रिपल्शन होगा तो बॉन्ड ही टूट जाएगा। तो अब क्या रहेगा कि इससे पास और अगर मैं लाया 3 मीटर से, तो मैं एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ, इससे पास अगर मैं लाया तो अब स्टेबिलिटी तो टूट जाएगी, उसकी एनर्जी बढ़ने लग जाएगी क्योंकि एनर्जी उसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से मैंने देखी एनर्जी बढ़ाना स्टार्ट कर दी। और बहुत ज़्यादा पास लाने पे तो देखो 0.5 अगर मैं लेता हूँ तो इसमें तो पॉजिटिव हो गई है, ये इसकी वैल्यू, ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव होने लग गई है। तो इसका मतलब क्या रहा, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे 0 थी, फिर और माइनस में जाने लगी, घटने लगी एनर्जी की वैल्यू, क्योंकि एनर्जी तो हमें चाहिए घटाना, हमारा एम ही है कि एनर्जी घटे। यहाँ तक घटी, लेकिन और पास लेना स्टार्ट किया 3 मीटर से भी, अगर 2 मीटर पे लाए तो देखो अगर यहाँ पे वैल्यू थी -10 3 पे, तो देखो 2 पे क्या वैल्यू आ गई, ये यहाँ पे क्या होगी -7। इसका मतलब अब बढ़ने लग गई है। 1 पे तो दोबारा से 0 हो गई और फिर 0.5 पे तो पॉजिटिव में आ गई है। इसका मतलब क्या हुआ, जितना पास लेते जाओगे उतना ही पास एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो एक लिमिट डिस्टेंस तक, बॉन्ड लेंथ तक उसकी एनर्जी जो होती है वो सबसे ज़्यादा लीस्ट होती है जहाँ तक बॉन्ड लेंथ है। जैसे 3 पे सबसे ज़्यादा कम थी, उसके बाद में और बढ़ाते जाओगे तो एनर्जी बढ़ती जाएगी। इसीलिए उस पर्टिकुलर डिस्टेंस को बॉन्ड लेंथ बोला गया, जहाँ पे एटम या उस मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है दैट इज़ लीस्ट एट ऑल। तो थैंक यू सो मच बच्चों इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा और विजिबिलिटी भी बहुत अच्छी से रही होगी। तो अब मैं आई होप कि आपको व्हाट, व्हाई एंड व्हेन, हाउ, ये चारों पॉइंट समझ में आ चुके हैं। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके टाइप से स्टार्ट करेंगे। ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था और आई होप ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है। मैंने मेरा बेस्ट दिया है, अगर नहीं आया तो कमेंट में बताना आप क्या इसको कौन सी प्रॉब्लम आई है, इसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलते हैं, थैंक यू।